पॉलिटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। पॉलिटी में हम पार्लियामेंट्री कमेटी पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। यार हम पढ़ तो रहे हैं ना, एटलीस्ट हम पढ़ रहे हैं, है कि नहीं? और अच्छे से पढ़ रहे हैं। पढ़ते पढ़ते एक दिन पढ़ जाएंगे। तो हम पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। 2 लेक्चर आपको दे दिए हमने वंशिका, दिए कि नहीं दिए, कि लेने अभी आपने मिल गए हैं, अश्योर्ड है। तीसरा लेक्चर आज हम आपको देने जा रहे हैं, किस प्रतिज्ञा के साथ, कि हम आज पार्लियामेंट्री कमेटी ख़त्म कर देंगे। लेकिन आप हमारी प्रतिज्ञाएं तो जानती हैं, भीष्म होती हैं। कब ख़त्म करेंगे ईश्वर जानता है, ख़त्म करेंगे, ये प्रतिज्ञा है। शुरुआत करते हैं हमारी अगली कमेटी के साथ। हमने पहली 2 कमेटी कौन सी पढ़ी थी अनरीत? वेरी गुड। उसके अंदर कौन सी 2 पढ़ी थी बेटा? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एंड एस्टीमेट्स कमेटी। तो हमने फाइनेंशियल कमेटी के तहत 2 कमेटियां पढ़ ली हैं सिम में, एक पब्लिक अकाउंट कमेटी, दूसरी एस्टीमेट कमेटी, और तीसरी कौन सी पढ़ने जा रहे हैं? कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। ओके, कई सरकारी उपक्रम भी तो हैं, उसके विषय में भी पढ़ना है। तो दिस इज द थर्ड कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, इट इज़ द फाइनेंशियल कमेटी। शुरुआत इसकी 1964 में हुई थी, मेनन कमेटी की सिफारिशों के आधार पर। ओके, कृष्ण मेनन बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत है ये, इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के समय के। इनको सस्ते में हल्के में नहीं लेना। ओके, तो उनकी कमेटी की रिकमेंडेशन के बेसिस पर इसकी स्थापना की गई। पहले इसकी मेंबरशिप कम थी लेकिन बाद में बढ़ा दी गई। ये 22 सदस्यों की कमेटी है, जिसमें 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। वही 2:1 वाला फॉर्मूला, यानी कि आपको पता होना चाहिए ये भी जॉइंट कैरेक्टर की कमेटी है। इसमें भी लोकसभा राज्यसभा दोनों के सदस्य आते हैं, क्योंकि देश के उपक्रम हैं। यदि कोई पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं तो पब्लिक अंडरटेकिंग तो देश की हैं, तो देश की हैं तो दोनों ही सदनों में उसकी भागीदारी होनी चाहिए ना, कि उस पब्लिक अंडरटेकिंग के बजट, उसके कामकाज से जुड़ी कोई एग्जामिनेशंस करनी है तो दोनों हाउसेस को अधिकार होना चाहिए, क्योंकि देश से बिलोंग तो दोनों हाउस कर रहे हैं, संसद पूरी कर रही है, इसलिए जॉइंट कमेटी है। ओके, जॉइंट कैरेक्टर की मेंबरशिप जॉइंट है। मिनिस्टर अलाउ करने चाहिए इसमें? बिल्कुल भी नहीं। तो इसमें मिनिस्टर नहीं आ सकते। जो मेंबर आएंगे कैसे आएंगे? बाकी कमेटियों की तरह ही सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के माध्यम से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के वाया इलेक्शन के द्वारा चुन करके आते हैं। 15 मेंबर लोकसभा से, 7 मेंबर राज्यसभा से। ओके, तो चयनित होते हैं, चुने हुए होते हैं। मिनिस्टर इसका पार्ट नहीं हो सकते हैं, वरना कमेटी वर्क नहीं कर पाएगी प्रॉपरली अनइन्फ्लुएंस्ड मैनर में। इसके जो चेयरमैन होते हैं उन्हें स्पीकर ही अपॉइंट करते हैं, और एक खासियत कि चेयरमैन सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से ही हो सकते हैं, चेयरमैन राज्यसभा से नहीं हो सकते। जबकि हमने ये पढ़ा था पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मामले में कि कन्वेंशन ऐसी बनी हुई है 1967 से कि भाई ऑपोजिशन से कोई ना कोई चेयरमैन आते हैं, लेकिन पब्लिक अंडरटेकिंग के मामले में ऐसा नहीं है भाई, यहाँ पर लोकसभा से ही चेयरमैन आएंगे। ओके, अगला इसके बारे में कुछ कामकाज हैं जो मुझे पढ़ करके ही आपको बताने हैं, हमने लिखा नहीं, क्योंकि हमने पहले बहुत डिटेल में कामकाज समझा दिए हैं। इसलिए समय की बचत करते हुए किताब में लिखे हुए शब्दों का इस्तेमाल लेते हुए हम आपको ये पढ़ा देंगे। किताब आपके पास है, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। अगली कहानी ये है कि फंक्शंस क्या हैं। सबसे पहले, टू एग्जामिन द रिपोर्ट्स एंड अकाउंट्स ऑफ द पब्लिक अंडरटेकिंग। पब्लिक अंडरटेकिंग्स जो कि जितनी भी कंपनियां हैं जो सरकार के अधीन है या सरकार की हिस्सेदारी है जिनमें, उन कंपनियों के द्वारा जो भी अपनी रिपोर्ट्स सबमिट की जाती है उन्हें एग्जामिन करना है। सिंपल, कि उन्होंने क्या कामकाज किया, उनके पास कितना पैसा आया, किस किस क्षेत्र में उन्हें निवेश करना था, क्या क्या प्रोजेक्ट उन्हें डेवलप करने थे, ये सारी चीज़ों का वो ब्यौरा तैयार करते हैं। उनकी एक रिपोर्ट तैयार होती है, उसे एग्जामिन करने का काम पब्लिक अकाउंट कमेटी का होता है। अगला, टू एग्जामिन द रिपोर्ट्स ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। मैंने ये भी बताया था कि कैग जो है वो पब्लिक अंडरटेकिंग्स की ऑडिटिंग करता है और उसकी रिपोर्ट प्रिपेयर करता है। रिपोर्ट संसद में जाती है वाया राष्ट्रपति, और फिर वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पास जाती है। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास जो रिपोर्ट्स नहीं जा रही हैं वो है पब्लिक अंडरटेकिंग से जुड़ी हुई कैग की रिपोर्ट्स, तो वो किसके पास आ रही हैं? इस कमेटी के पास। तो ये कमेटी उस रिपोर्ट की भी जाँच करती है। ओके, अगला, टू एग्जामिन वेदर the affairs of public undertakings are being managed in accordance with the sound business principles and prudent commercial practices। बिल्कुल सही बात है। पब्लिक अकाउंट कमेटी भी यही करती थी कि सिर्फ टेक्निकलिटीज़ को नहीं देखना, सिर्फ लीगैलिटी ऑफ द एक्सपेंडिचर्स को नहीं देखना, लीगैलिटी और टेक्निकलिटी ऑफ द फंक्शन को नहीं देखना, ये भी देखना है कि इन पब्लिक अकाउंट कमेटी के द्वारा जो डिसीजंस लिए गए, जो खर्चे किए गए, जो काम किए गए, वो कितने वाइज थे, कितने प्रूडेंस थे और कितने इंटेलिजेंट थे। अगर खर्चा अधिक किया गया, अगर जो काम हाथ में लिया गया वो तर्कसंगत नहीं था,
तो अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करनी है कि इस टास्क को ये पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी इस मैनर में भी एस्टेब्लिश कर सकती थी जैसा हमें सही लगता है। खर्चा कम होता, अगर कोई लैंड, अगर कोई कंपनी, अगर कोई एसेट एक्वायर करना था, एक्विजिशन का तरीका ये भी रह सकता था, तो खर्चा कम आता। तो इस तरह से कंपनी के द्वारा, किसी भी पब्लिक अंडरटेकिंग के द्वारा लिए गए कदमों की समीक्षा इस आधार पर भी करनी कि वो कितने तर्कसंगत थे, कितने वाजिब थे, कितने जायज़ थे। ये भी बड़ी चीज़ है। अगला, to exercise such other functions vested in the Public Accounts Committee and the Estimates Committee in relation to public undertakings which are allotted to it by the Speaker from time to time। Public undertaking से जुड़े हुए बहुत से काम Public Accounts Committee और Estimate Committee के पास भी होते हैं, लेकिन अगर वो टास्क इस कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग को अलॉट किए गए हैं तो फिर इन्हें उसके विषय में भी काम करना है। इसकी कुछ लिमिट्स हो सकती हैं, वो क्या है? पहली वही लिमिट जो कि जायज़ है, जो मैंने हमेशा समझाई, वो ये, मैटर्स ऑफ मेजर गवर्नमेंट पॉलिसी एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम बिजनेस और कमर्शियल फंक्शंस ऑफ द पब्लिक अंडरटेकिंग। गवर्नमेंट की जो मेजर पॉलिसीज़ डिसीजंस हैं उसमें इसका कोई रोल नहीं रह सकता है। आई बात समझ में? पब्लिक अंडरटेकिंग के रिलेटेड इसे जो जांच करनी है वो इस बात को लेकर के कि जो भी उनके बिजनेस और कमर्शियल डिसीजंस हैं उसके मामले में बात करें। जो पॉलिसी डिसीजंस उन्होंने लिए हैं कि हम 5 ईयर में या 10 ईयर में इस दिशा में आगे बढ़ेंगे, हम इस प्रोडक्ट लाइन की तरफ बढ़ेंगे, हम इस तरह के प्रोजेक्ट्स की ओर बढ़ेंगे, इट इज़ अ मेजर पॉलिसी डिसीजंस। ये गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एग्जीक्यूटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यानी कि पब्लिक अंडरटेकिंग्स जो हैं उनकी खुद की स्वायत्तता है ये। लेकिन हाँ, वो किस तरह से अपने बिजनेस और कमर्शियल ऑपरेशंस को अंजाम दे रहे हैं उस चीज़ को लेकर के एग्जामिनेशन करने का अधिकार कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग के पास है। उसी के लिए तो इसे बनाया गया है। मैटर्स ऑफ डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, ऑब्वियसली इसे डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में दखल नहीं करना चाहिए। इतनी स्वायत्तता सरकार को, उन कंपनियों को रहनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट हमने बनाई ही इसलिए कि डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करे। पिछले लेक्चर में इसे बहुत डिटेल में समझाया गया था। मैटर्स फॉर द कंसिडरेशन ऑफ विच मशीनरी इज एस्टैब्लिश्ड बाय एनी स्पेशल स्टैट्यूट अंडर विच अ पर्टिकुलर पब्लिक अंडरटेकिंग इज एस्टैब्लिश। कई बार ऐसा होता है, कुछ कानून बना करके कोई पब्लिक अंडरटेकिंग इस्टेब्लिश की जाती है और उसी कानून में वो संस्था भी दे दी जाती है जिस संस्था के तहत उस पब्लिक अंडरटेकिंग से जुड़े हुए मामलों की देखरेख होगी। तो अगर ऐसी कोई संस्था बनी हुई है किसी पब्लिक अंडरटेकिंग को बनाने वाले कानून के तहत, तो उस संस्था के तहत जो मसले आते हैं, जो मैटर आते हैं, उसे ये एग्जामिन या उसके ऊपर कंसिडरेशन ये नहीं कर सकती। ये इसकी लिमिटेशंस हैं। तो हमारी पब्लिक अंडरटेकिंग्स को लेकर के कमेटी ख़त्म हुई, फाइनेंशियल कमेटियाँ यहाँ पर ख़त्म हो गई। हमारे पास आ जाती हैं स्टैंडिंग कमेटीज़। लेक्चर की शुरुआत ही हमने इसी से की थी, जब पहला लेक्चर पार्लियामेंट्री कमेटी पे हमने किया था, स्थायी समितियाँ। तो ये हैं डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज़। 1993 में इसकी शुरुआत की गई थी डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज़ की। उस समय में इसकी संख्या बल 17 हुआ करती थी, बाद में से बढ़ा करके इसमें 7 और ऐड कर दी गई, तो ये अब 24 हो चुकी हैं। 2004 में उन्हें ऐड किया गया, तो टोटल 24 डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं। ये जो उस समय में पार्लियामेंट के तहत कमेटी ऑन रूल्स हुआ करती थी, उस कमेटी ऑन रूल्स की रिकमेंडेशन के बेसिस पर इन्हें बनाया गया है। आई बात समझ में? आर्टिकल 105 और आर्टिकल 118 के तहत जो शक्तियाँ हैं संसद के पास, उसी के तहत इनका निर्माण होता है। आर्टिकल 105 के तहत इन कमेटियों के प्रिविलेजेस आते हैं और आर्टिकल 118 के तहत इनका ओरिजिन आता है। ओके, कुल मिलाकर के ये 24 हैं इस समय में। ये लगभग देश की सरकार की, मैंने देश की सरकार की बात कही, मैंने यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कही। देश की सरकार के तकरीबन जितनी भी मंत्रालय या डिपार्टमेंट्स हैं, ये कमेटियाँ लगभग उन सभी को कवर कर देती हैं। तो ये मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट्स के साथ अटैच्ड रहती हैं। अटैच्ड इन द सेंस ये उनके ऊपर निगरानी रखती हैं, कामकाज देखती हैं। निगरानी रखने का तरीका भी यहाँ पर मैं समझा दूँगा। पहला एस्पेक्ट इनका ये है, असिस्ट द पार्लियामेंट इन डिबेटिंग द बजट। यहाँ पर बजट होगा, मैंने बजट लिख दिया। इनका काम है असिस्ट द पार्लियामेंट इन डिबेटिंग द बजट मोर इफेक्टिवली। इसका काम यही है। ज़्यादातर इसका मेन काम क्या है कि एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी को ये पार्लियामेंट की और बढ़ा देती है, यानी कि एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट के प्रति और भी ज़्यादा प्रभावी हो और ज़्यादा जवाबदेह हो, इसका ये जिम्मेदारी है। और ख़ास तौर पर ये किस अकाउंटेबिलिटी को ज़्यादा बढ़ाती है? फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी। ओके, ये एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी को पार्लियामेंट की तरफ और ज़्यादा बढ़ाती है, क्योंकि ऑलरेडी एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट के प्रति आंसरेबल है। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव का जन्म ही पार्लियामेंट से हो रहा है, ख़ासतौर पर लोकसभा से, जिस भी पार्टी को मेजॉरिटी है। दूसरा, एग्जीक्यूटिव तभी तक पावर में रहेगी लोकसभा में जब तक मेजॉरिटी है। एग्जीक्यूटिव के द्वारा किए जाने वाले हर काम पर पार्लियामेंट सवाल कर सकती है और एग्जीक्यूटिव का हर काम पार्लियामेंट में बने कानून के आधार पर होगा। तो कई तरह से पार्लियामेंट की एक कंट्रोल है एग्जीक्यूटिव के ऊपर, एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल है। इस अकाउंटेबिलिटी का लेवल और बढ़ाना, इसे और एनरिच करने का काम ये स्टैंडिंग कमेटीज़ करती हैं।
ये हर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई जो भी मांग रखी जाती है बजट में ग्रांट के तौर पर, जिन डिमांड्स को सेंक्शन कराना होता है, उन ग्रांट्स का एनालिसिस करती है। तो एक तरह से ये कमेटी फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी की दिशा में ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाती है कम पार्लियामेंट के प्रति इन कमेटियों की। ये इसका एक काम है। और फंक्शन यहाँ पर कोई लिखा हुआ है, बाकी के फंक्शन यहाँ लिखे हुए हैं जो मैं पढ़ करके बता दूँगा। नेक्स्ट इसके बारे में अगर हम पढ़ें तो मैंने पहले बताया था कि इनकी संख्या बल पहले 45 हुआ करता था, 2004 में जाकर के इनकी संख्या बल 31 कर दी गई। 2:1 का फॉर्मूला यहाँ भी फॉलो होता है लोकसभा और राज्यसभा की रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो अब 21 मेंबर है तो 21 लोकसभा से आते हैं, 10 मेंबर राज्यसभा से आते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़। दूसरी इसमें जो परिवर्तन आता है वो ये, इसके मेंबर जो हैं वो लोकसभा और राज्यसभा के कॉन्टेक्स्ट में लोकसभा के चेयरमैन और लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन के द्वारा नॉमिनेटेड रहते हैं। यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के तहत प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाले फार्मूले से इलेक्टेड होकर के नहीं आते, ये नॉमिनेटेड मेंबर में आते हैं। आई बात समझ में? तो मेंबर्स ऑफ द लोकसभा आर नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर फ्रॉम अमंग्स्ट इट्स मेंबर। यानी कि लोकसभा के सदस्यों के भीतर से ही जो उस लोकसभा के स्पीकर हैं वो इस कमेटी में बैठने के लिए 21 मेंबर नॉमिनेट करेंगे। सेम फार्मूला यही है कि राज्यसभा के सदस्यों के बीच में से ही जो राज्यसभा के चेयरमैन हैं वो राज्यसभा से चुन करके इस कमेटी में बैठने के लिए मेंबर नॉमिनेट करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये भी एक जॉइंट कैरेक्टर की कमेटी होती है। यानी कि जो डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज़ होती हैं इसमें 31 सदस्य होते हैं, 21 लोकसभा से आते हैं जो स्पीकर के द्वारा लोकसभा के सदस्यों के बीच से नॉमिनेटेड होते हैं, 10 राज्यसभा से आते हैं जो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा के द्वारा, जो कि देश के उपराष्ट्रपति होते हैं, तो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के बीच से ही नॉमिनेटेड होते हैं। तो ये भी एक तरह की जॉइंट कैरेक्टर की ही होती हैं। इतनी बात समझ में आ गई? मिनिस्टर एलिजिबल नहीं होते मेंबर के तौर पर, तो डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज़ में भी मिनिस्टर एलिजिबल नहीं होते एज अ मेंबर। टर्म कितना रहता है? 1 साल का। उन कमेटीज़ का भी टर्म कितना रहता है? 1 साल का। अमूमन टर्म इनका 1 साल का होता है, उसके बाद मेंबर नए डाल दिए जाते हैं। आई बात समझ में? बट ये स्टैंडिंग कमेटी है तो ये परमानेंट कैरेक्टर की होती हैं, ये कॉन्टीन्यूअस रहती हैं। हर साल पर इनके नए सदस्य आकर के इन्हें कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, बट ये कॉन्टीन्यूअस मैनर में चलती रहती हैं। अब हम बात करते हैं इनके फंक्शंस की। तो सबसे पहला फंक्शन क्या है? कंसिडर करती हैं डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ के द्वारा बजट प्रपोजल जब पेश किया जाता है उस बजट के तहत अपने मंत्रालय की आवश्यकता के आधार पर डिमांड प्रस्तुत की जाती है, जिसे बजट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है संसद में, और यह माना जाता है कि संसद उन डिमांड्स को ग्रांट कर देगी। वो डिमांड प्रेजेंट की जाए ग्रांट के तौर पर, कि ग्रांट अप्रूव हो, बजट के तौर पर उसे संसद में प्रस्तुत करना है, इसके पहले ही ये कमेटीज़ जो उस डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई कमेटी होगी उसमें वो डिमांड जाएंगी और वो कमेटी उन डिमांड्स को कंसिडर करेगी कि डिमांड कितनी तर्कसंगत है, कितनी वाजिब है या कितनी नावाजिब है। ये कंसिडरेशन के बाद ही ये डिमांड्स ग्रांट अप्रूवल के लिए प्रेजेंट की जाती हैं बजट के तौर पर। लेकिन इसे कंसिडर करते हुए ये कमेटी कभी भी ऐसा कोई भी कैरेक्टर या मैसेज कन्वे नहीं कर सकती जिसके तहत वो डिमांड में कट मोशन लाना चाहती है। यानी कि डिमांड को कट करने से जुड़ी हुई बातें यहाँ पर नहीं होंगी। कट मोशन का कोई अधिकार भी इन कमेटीज़ के पास नहीं होता। ये सिर्फ़ और सिर्फ ये बताएंगी कि आपकी डिमांड कैसी वाजिब है या नावाजिब है। पिछली बार की डिमांड्स जो अप्रूव हुई थी, ग्रांट बनी थी आपके लिए, आपने उसका कितना इस्तेमाल किया, आपका प्रोजेक्ट कितने बजट से शुरू हुआ था, आज प्रोजेक्ट कहाँ खड़ा है और वो कब जा कर के समाप्त होगा। ये सारी चीज़ों की समीक्षा करते हुए हर मंत्रालय को ये संदेश देना कि आपके द्वारा ये जो डिमांड बजट में प्रस्तुत की गई है, जिस पर आप ग्रांट चाहते हो संसद से, डिमांड तक संगत है या नहीं है। ये मिनिस्ट्रीज़ के लिए फ़र्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन का काम करती हैं, क्योंकि जब उस डिमांड को ये असेस कर रही हैं कि इस पर ग्रांट अप्रूव होनी चाहिए कि नहीं, इसके लिए इनके पास शक्तियाँ हैं। ये एक्सपर्ट्स को, पैनलिस्ट को, स्कॉलर्स को बुला सकते हैं, उनको वहाँ पर सेशन अटेंड करा सकते हैं अपनी मीटिंग का, उनसे राय ले सकते हैं, उनसे जानकारियाँ ले सकते हैं कि इस तरह का प्रोजेक्ट इमेजिन किया है इस मिनिस्ट्री ने, उसके लिए इतने हज़ार करोड़ रुपए का डिमांड इन्होंने रखा है, ये प्रोजेक्ट इस गांव में, इस क्षेत्र में क्या फ़ीज़िबल है और ये किस तरह से खर्चा जायज़ माना जाए और क्या इसे घटाने के कोई अल्टरनेटिव वायबल ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, या किन्हीं देश या किन्हीं राज्यों की कोई केस स्टडी है जहाँ पर ऐसे प्रोजेक्ट लागू किए गए हैं। इस तरह की सारी जानकारियों के लिए, एक्सपर्ट नॉलेज के लिए, एक्सपर्ट प्रैक्टिसेस के लिए, स्कॉलर्स के इनपुट, थिंक टैंक, पॉलिसी इंस्टीट्यूशंस के इनपुट्स के लिए इनके पास खुले अवसर होते हैं, ये सबकी राय ले सकते हैं। आई बात समझ में? इवन उस मिनिस्ट्री से जुड़े ऑफिशियल्स को भी ये विटनेस के तौर पर बुला सकते हैं, उनसे जानकारी ले सकते हैं किस आधार पर आपने ये नीति बनाई,
कहाँ से रिसोर्सेज मोबिलाइज़ करने के बारे में आप सोच रहे हैं और कितने समय के तहत आप ये डिलीवर करेंगे जो सर्विस आप कह रहे हैं, क्या चैलेंजेस हैं आपके सामने, आपको लगता है ये फिजिबल है, ये सारी चीज़ों को स्टडी किया जाता है। तो डिमांड फॉर ग्रांट को की एनालिसिस करते हैं ये मिनिस्ट्री स्पेसिफिक। उस मंत्रालय से एग्जामिन द बिल्स, उस मंत्रालय ने जो भी बिल्स प्रस्तुत करने हैं कानून बनने के लिए, उन सभी के सभी बिल्स को एग्जामिन करने का अधिकार इसके पास होता है। बताया जाता है इसमें आप क्या सुधार कर सकते हो, क्या पॉइंट्स डाल सकते हो या क्या पॉइंट्स एलिमिनेट किए जाने चाहिए, या तर्कसंगत या कौन से पॉइंट्स पर संसद में शायद अप्रूवल ना मिले। तो आपको और प्रभावी और भी तर्कशील और भी रैशनल बनाया जाता है आपके बिलों को इन मीटिंग्स के तहत डिस्कस करके, जो कि इन कमेटी की मीटिंग्स होती हैं। कंसिडर एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ द मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट्स, अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट्स अपने कामकाज से जुड़ी हुई एनुअल रिपोर्ट्स प्रिपेयर करते हैं। जो एनुअल रिपोर्ट्स इनके पास प्रेजेंट होती हैं कि जो उन डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं, ये उनको स्टडी करती हैं और ये बताती हैं कि ये त्रुटियाँ रही हैं आपके कामकाज में, ये आपकी सफलताएँ रहीं, ये आपकी असफलताएँ रहीं। आपके एनुअल रिपोर्ट से हम इस हद तक संतुष्ट हैं और इस हद तक नहीं। इसके बाद कंसिडर नेशनल बेसिक लॉन्ग टर्म पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स। हर मिनिस्ट्री का, हर डिपार्टमेंट का एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी डॉक्यूमेंट होता है राष्ट्र को अपने ध्यान में रखते हुए कि लॉन्ग टर्म में हम क्या करना चाहते हैं। उस लॉन्ग टर्म पॉलिसी डॉक्यूमेंट को ये कंसिडर करता है। अदरवाइज़ जो पॉलिसी डोमेन है वो मिनिस्ट्रीज़ के पास है, उसे स्टैंडिंग कमेटीज़ कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन लॉन्ग टर्म पॉलिसी डॉक्यूमेंट उसके विजन को कंसिडर करने की शक्ति इनके पास होती है। तो चाहे बात डिमांड को ग्रांट करने की हो, चाहे बात बिल्स को एग्ज़ामिन करने की हो, चाहे मिनिस्ट्रीज़ की एनुअल रिपोर्ट की बात हो, चाहे लॉन्ग टर्म पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स को जो कि संसद के सामने प्रस्तुत करने उससे पहले कंसिडर करने की बात हो, मंत्रालय से जुड़े ये सारे काम ये डिपार्टमेंटल मिनिस्ट्रीज़, ये डिपार्टमेंटल कमेटीज़ करती हैं। इनसे मंत्रालय को हेल्प होती है, वो और ज़्यादा रैशनल होते हैं, अपनी अप्रोच में प्रैक्टिकल होते हैं, लॉजिकल होते हैं, और संसद में फिर इसके तहत लॉक जैम कम होता है, डेडलॉक्स कम होते हैं, बातें जल्दी स्वीकार होती हैं, क्योंकि इन कमेटीज़ में अलग अलग पार्टियों के सांसद रिप्रेजेंट हो रहे हैं। इससे कंसेंसस अचीव करने में बहुत मदद मिलती है। डिफरेंट पार्टीज़ के सांसद जब इसमें रिप्रेजेंट हो जाएंगे तो कंसेंसस अचीव होता है। इसके तहत फिर वो जब लॉन्ग टर्म पॉलिसी डॉक्यूमेंट हो या डिमांड फॉर ग्रांट हो या फिर कोई रिपोर्ट है या कोई बिल है, वो ज़्यादा एक्सेप्टेबिलिटी के तहत आता है, ज़्यादा कंसेंसस अचीव करके आता है, ज़्यादा सार्थक हो जाता है। इतनी बात समझ में आई। इसके अलावा जो चीज़ें अब बुक में हैं जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखी वो मैं आपको पढ़ करके बता देता हूँ। इसकी लिमिटेशंस ये सारी मैं पहले ही समझा चुका हूँ, उसे भी समझ लीजिए। सबसे पहले द लिमिटेशंस दैट आर इम्पोज्ड, फर्स्ट दे शुड नॉट कंसिडर द मैटर्स ऑफ डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंसर्न मिनिस्ट्रीज। तो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के मसले ये नहीं देखेंगे, वो तो एग्जीक्यूटिव की अपनी इंडिपेंडेंस है। सेकेंड, दे शुड नॉट जनरली कंसिडर द मैटर्स विच आर कंसिडर्ड बाय अदर पार्लियामेंट्री कमेटीज़। जो काम बाकी पार्लियामेंट्री कमेटी कर रही है फिर उस मैटर को नहीं देखेंगे। इसके अलावा जो इनकी बाकी मेरिट्स हैं वो ये, देयर प्रोसीडिंग्स आर डिवाइड ऑफ एनी पार्टी बायस। फर्स्ट लेक्चर की ओपनिंग में ये सारे कंसेप्ट समझाए थे। पार्टी बायस नहीं होते, क्लोज डोर मीटिंग्स होती हैं, मीडिया की नज़रों से दूर होती हैं, इसलिए आप पॉलिटिकल पॉस्चरिंग नहीं करते, देश हित में, मेरिट के हित में बात करते हैं। तो पार्टी स्पेसिफिक या पार्टी का विप यहाँ पे काम नहीं करता, तो इनकी मीटिंग्स पार्टी बायस्ड नहीं होती। द प्रोसीजर अडॉप्टेड बाय देम इज़ मोर फ्लेक्सिबल दैन इन द लोकसभा। सरल ढंग से बात होती है, वोटिंग प्रोसीजर को निगेट करके कंसेंसस अचीव करने की बात होती है, आम सहमति बनाए जाने की बात होती है, और उतने रिजिड प्रोसेसेस फॉलो नहीं होते हैं, सिंपल मैनर में वर्क होता है। द सिस्टम मेक्स पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव मच मोर डिटेल्ड, क्लोज, कंटिन्यूस, इन डेप्थ एंड कॉम्प्रिहेंसिव। ये सारा कंसेप्ट हमने क्लियर किया है। आप और ज़्यादा रेलेवेंट बनाते हैं एग्जीक्यूटिव को, उन पर जो कंट्रोल है पार्लियामेंट का वो और ज़्यादा इन डेप्थ होता है, क्योंकि वर्ड टू वर्ड, क्लॉज टू क्लॉज हर बिल, हर रिपोर्ट एनालिसिस की जाती है, एनालाइज़ की जाती है। इसके अलावा सरकार जो भी खर्चे प्रपोज कर रही है उसका इन डेप्थ एनालिसिस आप स्पेशलिस्ट, स्कॉलर्स, मार्केट एक्सपर्ट्स के वाया करते हैं, ये भी बड़ी चीज़ है। तो ओवरऑल एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंटेबिलिटी तय होती है सरकार की, क्योंकि एक कॉम्प्रिहेंसिव चेक आता है सरकार पर, ये बड़ी चीज़ है। द सिस्टम इंश्योर्स इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी इन पब्लिक एक्सपेंडिचर एज द मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट विल नाउ बी मोर केयरफुल इन फॉर्मुलेटिंग देयर डिमांड्स। तो आप सरकारी खर्चों में ज़्यादा इकोनॉमी इंड्यूस करते हैं, ज़्यादा एफिशिएंसी इंड्यूस करते हैं कि कम खर्चे के साथ ज़्यादा यील्ड आए, क्योंकि मंत्रालय ये जानते हैं कि हमसे जुड़ी हुई कमेटी है, जिस कमेटी में लगभग 31 मेंबर बैठ रहे हैं।